कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से इतनी आसानी से कैसे निपट लेते हैं? जबकि कुछ लोगों को रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर भी हाँ कि क्या ऑर्डर करें, इसमें भी संघर्ष करना पड़ता है। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो दावा करती है कि इसका जवाब क्रिटिकल थिंकिंग में छिपा है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है इस गाइड से उन खास विचारों और तकनीकों को निकालना जो हमारे सोचने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात जो ये गाइडलाइन मतलब जो साफ करती है वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ बहस करना नहीं है। मतलब हर बात में गलती निकालना। एग्जैक्टली या दूसरों के विचारों को सिरे से खारिज कर देना। ये तो सोचने का एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन तरीका है। जानकारी का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और फिर एक तर्क के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। गाइड में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, कोई भी इससे विकसित कर सकता है। तो इस सफर की शुरुआत होती कहाँ से? ऐसा लगता है कि पहला कदम अपने अंदर झांकने का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी नींव ही आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब अपने विचारों और भावनाओं को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखना, बिना उनसे उलझे हुए। हाँ, और ये गाइड इसके लिए 2 बड़े शक्तिशाली तरीके सुझाती हैं। पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। बस कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों के प्रवाह को देखना, जैसे सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रहे हों, बिना किसी जजमेंट के। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में अपने ही विचारों से वो दूरी बनाना मुश्किल हो सकता है। और दूसरा तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, यानी लिखना। हाँ, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखना। रोज नहीं, बस जब भी कोई बात मन में खटके। धीरे धीरे जब आप उसे पलटकर पढ़ते हैं तो आपको अपने सोचने के पैटर्न्स दिखने लगते हैं। अच्छा, अपने ही मन की दुनिया का एक नक्शा बनाने जैसा। बिल्कुल, जिससे पता चलता है कि कौन सी गली कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। और जब हम ये नक्शा देखना शुरू करते हैं तो हमें कुछ असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। गाइड में इन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस कहा गया है। हाँ। मुझे ये रूपक बहुत पसंद आया कि ये दिमाग के खेल में छिपे हुए खिलाड़ियों की तरह हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूर्वाग्रह ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा। नहीं, ये तो हमारे दिमाग का जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने का एक शॉर्टकट है, ऊर्जा बचाने का तरीका। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे एक बहुत ही आम बायस है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम ऐसी जानकारी खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं की पुष्टि करे, उन्हें कंफर्म करे। हाँ, ये तो होता है। हालांकि मुझे लगता है कि कोई खास डाइट सबसे अच्छी है तो मैं गूगल पर वही वीडियो और आर्टिकल देखूंगा जो इस बात का समर्थन करते हैं। और जो इसके खिलाफ है उन्हें दिमाग शायद नजरअंदाज कर देगा। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बायस है एंकरिंग इफेक्ट। इसमें हम जानकारी के पहले टुकड़े पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाते हैं। जैसे किसी दुकान में पहली बताई गई कीमत। हाँ, बिल्कुल। पहली बताई गई कीमत एक एंकर यानी लंगर की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर सारी बातचीत उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और तीसरा वाला तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये तो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि जो घटनाएं हमें आसानी से याद आ जाती हैं या जिनकी खबरें हम ज्यादा देखते हैं। अच्छा, जैसे मीडिया में जो दिखाया जाता है। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि वो ज्यादा आम है। हवाई जहाज और कार दुर्घटनाओं का क्लासिक उदाहरण है। लोग हवाई जहाज से ज्यादा डरते हैं, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। क्योंकि प्लेन क्रैश की खबर बड़ी और सनसनीखेज होती है, वो दिमाग में बैठ जाती है, जबकि कार दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा आम है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग ही हमें ऐसे धोखे दे रहा है तो हम इन शॉर्टकट से बचे कैसे? सिर्फ इन्हें जानना तो काफी नहीं होगा। नहीं, जानना तो बस पहला कदम है। अगला कदम है सक्रिय रूप से अपने विचारों को चुनौती देना। मतलब जानबूझकर ऐसे लोगों को पढ़ना या सुनना जिनसे हम असहमत है। हाँ, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करने के लिए। और इसके साथ ही एक बहुत जरूरी आदत है बौद्धिक विनम्रता, यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। मतलब ये स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं और हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। ये मानना कि मैं सब जानता हूँ, ये सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने दिमाग की इन अंदरूनी गड़बड़ियों को समझना पहला कदम है। लेकिन सिर्फ समस्या को जानना काफी नहीं है, उसे ठीक करने के लिए औजार भी चाहिए। बिल्कुल,
यहीं पर गाइड तार्किक तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग को एक तरह का मेंटल टूल किट बताती है। अच्छा। ये सबूतों के आधार पर एक व्यवस्थित तरीके से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। जैसे गाइड में एक बहुत सीधा उदाहरण है। बताइए। पहला आधार, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। दूसरा आधार, फ्लफी एक बिल्ली है। तो निष्कर्ष, फ्लफी एक स्तनधारी है। एग्जैक्टली। ये डिडक्टिव रीजनिंग है। अगर शुरुआती बातें सच हैं, तो निष्कर्ष भी सच होना ही चाहिए। ये तो सीधा साधा लगता है, पर मुझे लगता है असल बातचीत में तर्क इतने सीधे नहीं होते। इसीलिए हमें तर्क में होने वाली आम गलतियों, जिन्हें लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं, उनसे सावधान रहना होगा। ये सुनने में तो तर्कपूर्ण लगती हैं, पर होती नहीं है। जैसे एक बहुत आम फैलेसी है एड होमिनम। एड होमिनम? इसमें तर्क का जवाब देने के बजाय तर्क देने वाले व्यक्ति पर ही हमला कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे कोई कहे कि आप पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं, आप तो खुद पुरानी गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल। यहाँ मुद्दे से ध्यान हटाकर व्यक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। एक और मजेदार फैलेसी है स्लिपरी स्लोप। हाँ, ये तो बहुत होता है। इसमें ये मान लिया जाता है कि एक छोटी सी घटना अनिवार्य रूप से घटनाओं की एक भयानक श्रृंखला को जन्म देगी। अगर मैंने आज 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ दिया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, कुछ वैसा ही, बिना किसी सबूत के। और एक और बहुत महत्वपूर्ण फैलेसी, कोरिलेशन और कॉजेशन में भ्रम। हाँ, यानी दो चीजों का एक साथ होना ये साबित नहीं करता कि एक की वजह से दूसरी हुई है। गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं दोनों बढ़ती हैं, पर आइसक्रीम डूबने का कारण नहीं है। असल कारण तो गर्मी है। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं सारे सफल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, तो लोग सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठने से सफलता मिलती है। जबकि हो सकता है कि सफल लोग अनुशासित होते हैं और इसलिए वे सुबह जल्दी उठते हैं। सही पकड़ा। कारण और परिणाम का रिश्ता सीधा नहीं है। तो ये सब तार्किक औजार वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं? गाइड में एक उलझी हुई गांठ का रूपक है। हाँ। और उस गांठ को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया बताई गई है। हाँ। 5 कदम है उसमें। अच्छा। पहला, समस्या को परिभाषित करें, उसे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। दूसरा, जानकारी इकट्ठा करें हर नजरिए से। और यहीं पर, जैसा आपने पहले कहा, हमारे बायसेस हमें भटका सकते हैं। कन्फर्मेशन बायस हावी हो सकता है कि हम सिर्फ वही जानकारी खोजें जो हमारे शुरुआती अनुमान को सही साबित करें। एग्जैक्टली। तीसरा कदम है संभावित समाधान उत्पन्न करना, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। और चौथा है समाधानों का मूल्यांकन करना। और 5वां, लागू करें और निगरानी करें। मतलब सबसे अच्छे समाधान को चुनें, उसे लागू करें और फिर देखें कि परिणाम क्या आते हैं। तो ये सब सिर्फ हमारी अपनी सोच के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम दूसरों के विचारों के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गाइड विविध दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने पर बहुत जोर देती है और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक तकनीक का जिक्र है। क्या? इसे स्टील मैनिंग कहते हैं। स्टील मैनिंग? ये तो मैंने पहली बार सुना है। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉ मैनिंग का ठीक उल्टा है। स्ट्रॉ मैनिंग में तो आप किसी के तर्क के सबसे कमजोर वर्जन पर हमला करते हैं। हाँ, बहस जीतने के लिए। लेकिन स्टील मैनिंग में आप किसी और के तर्क के सबसे मजबूत, सबसे तर्कपूर्ण संस्करण को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उससे असहमत हों। हाँ, भले ही आप उससे पूरी तरह असहमत हों। आप कहते हैं, अगर मैं आपकी बात सही से समझ रही हूं तो आपका सबसे मजबूत तर्क ये है। क्या ये सही है? वाह, ये तो बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब आप किसी से बहुत ज्यादा असहमत हों। तो इसका लक्ष्य बहस जीतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य उस दृष्टिकोण को उसकी सबसे अच्छी और गहरी अवस्था में समझना है। इसमें तो अपना अहंकार एक तरफ रखना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। एक तो आप सामने वाले के नजरिए की गहराई को समझ पाते हैं और दूसरा, ये आपको अपने खुद के तर्क को भी मजबूत करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि अब आप किसी कमजोर तर्क से नहीं बल्कि सबसे मजबूत तर्क से मुकाबला कर रहे हैं। सही कहा। दोनों ही सूरतों में जीत समझ की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये सब दिमागी कसरत अंततः बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद कैसे करती है? गाइड निर्णय लेने को एक प्रक्रिया के रूप में दिखाती है, न कि सिर्फ एक पल के चुनाव के रूप में। वो डिसीजन मैट्रिक्स जैसे उपकरणों का सुझाव देती है ताकि विकल्पों की निष्पक्ष तुलना की जा सके। हाँ,
और साथ ही ये तर्क और अंतर्ज्ञान यानी लॉजिक और गट फीलिंग के बीच संतुलन बनाने की बात करती है। और इस प्रक्रिया में क्या खतरे हो सकते हैं? किन जालों में हम फंस सकते हैं? गाइड 2 सामान्य खतरों से बचने की चेतावनी देती है। पहला है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि कभी कोई फैसला ही ना ले पाना। हाँ, एक परफेक्ट फैसले की तलाश में अटके रहना। और दूसरा खतरा है ग्रुप थिंक। ये ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत होता है ना? बहुत ज्यादा। जब बॉस के किसी आइडिया से कोई सहमत नहीं होता पर सब चुप रहते हैं, क्योंकि कोई माहौल खराब नहीं करना चाहता या बॉस को नाराज नहीं करना चाहता, समूह में सद्भाव बनाए रखने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि लोग असहमत होने से डरने लगते हैं और अक्सर खराब निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक बटन नहीं है जिसे दबा दिया और काम हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मजागरूकता, तार्किक उपकरणों और एक लचीली व खुली मानसिकता का एक संयोजन है। जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। और गाइड इन सभी विचारों को अंत में मानसिक लचीलेपन यानी मेंटल रेजिलियंस के साथ जोड़ती है। इसकी तुलना एक मजबूत ओक के पेड़ से की गई है जो तूफान में झुकता है पर टूटता नहीं। और इस लचीलेपन का, इस झुकाव और फिर से खड़े होने की ताकत का आधार क्या है? इसका आधार है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ये मानना कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें मेहनत, सीखने और लगन से विकसित किया जा सकता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वे चुनौतियों को अपनी काबिलियत पर खतरे के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा से अगर एक विचार साथ लेके जाना हो, हमने स्टील मैनिंग तकनीक पर बात की, किसी और के दृष्टिकोण के सबसे मजबूत संस्करण को समझना। क्या होगा अगर इस दृष्टिकोण को सिर्फ बौद्धिक बहसों में ही नहीं बल्कि दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ अपनी व्यक्तिगत असहमतियों पर भी लागू किया जाए? हमारी रोजमर्रा की बातचीत कैसे बदल सकती है अगर अगली बार किसी बहस में हमारा लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि ये कहना हो, मुझे तुम्हारी बात का सबसे मजबूत तर्क समझना है ताकि मैं देख सकूं कि उसमें क्या सच्चाई है।